नमस्कार। प्रोफेसर केबीसी की क्लास में आपका स्वागत है। भारत पर तुर्क आक्रमण इस कड़ी में आज हम मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी दूसरा वो तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मूलतः मोहम्मद गोरी और उसके पूर्वज गोर इलाके के रहने वाले थे और उनका वंश जो था वो संसबनी वंश से संबंधित थे और ये लोग गजनी के जो राजा थे मोहम्मद गजनवी और उनके वंशजों के अधीन ये शासन कर रहे थे, यानी उनके सामंत की हैसियत से ये शासन कर रहे थे। उन दोनों राजवंशों के मध्य पारिवारिक संबंध भी बन गए थे, परंतु कुछ समय पश्चात उन दोनों राजवंशों के मध्य कलह उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप एक दूसरे पर अधिकार करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने का उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिया था। और इसी कड़ी में अलाउद्दीन नामक व्यक्ति ने अपने भाई का बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण किया और उस शहर को उसने आग के हवाले कर दिया, यानी उसको गजनी शहर को पूर्णतः आग के भेंट कर दिया और इस इलाके पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। इस घटना के पश्चात उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था, यानी गोर में उसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। वो भारतीय इतिहास में जहांसोज के नाम से जाना जाता है। जहांसोज का मतलब होता है सारे विश्व को जलाने वाला। क्योंकि उसने गजनी को जलाकर खाक में मिला दिया था, इसलिए उसके लिए जहांसोज की उपाधि इतिहासकार उसको देते हैं। अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा शासक बना था, परंतु वह अयोग्य था। उसकी मृत्यु के पश्चात 1168 ईस्वी में अलाउद्दीन का भतीजा गयासुद्दीन गोर राज्य का शासक बना था और उसने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को, जिसको भारतीय इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, मोइजुद्दीन महमूद, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शाम, ये सारे के सारे नाम शहाबुद्दीन के ही है, उसको गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था। 1173 ईस्वी में उसने अपने छोटे भाई को गजनी का सूबेदार नियुक्त कर लिया था। मोहम्मद गोरी यूं तो देखा जाए तो अपने भाई का सामंत था, परंतु गजनी में वो एक तरह से स्वतंत्र सत्ता चला रहा था, यानी वो अपने भाई की आज्ञा तो लेता था, उसके प्रति वफादार भी था, परंतु उसका भाई ने उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ रखा था कि वो जो भी निर्णय लेगा वो उसके साथ है। यानी एक तरह से अपने भाई के प्रति वफादार रहते हुए उसने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। भारत पर उसने आक्रमण क्यों किया? इसके पीछे जो कारण गिनाए जाते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि वो भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था, क्योंकि हर मुस्लिम शासक का ये ध्येय रहता है कि वो अपने राज्य विस्तार के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी वो करे, और इसी उद्देश्य से वो भारत पर उसने आक्रमण किया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो धन प्राप्त करना चाहता था। आप देखेंगे कि महमूद गजनवी का जो मुख्य लक्ष्य था भारत से धन प्राप्त करना था, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गोरी भी भारत से धन प्राप्त करके अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहता था। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि पंजाब चूंकि गजनी वंश के शासकों के अधिकार क्षेत्र में था और इस इलाके पर अभी भी गजनी वंश के शासकों का अधिकार था, उनके वंशजों का अधिकार था, तो इस इलाके पर मोहम्मद गोरी अपना अधिकार मानता था, क्योंकि उसका मानना था कि चूंकि ये पहले गजनी के अधिकार में था और गजनी की सत्ता उसके पास है, इसलिए पंजाब वाला इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उस पर शासन करना या उस पर अधिकार करना उसका कर्तव्य बनता है।
परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कारण गिनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, वो ये कि मोहम्मद गोरी भारत पर जो आक्रमण करना चाहता था उसके पीछे अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। क्योंकि देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में जो इलाका था मध्य एशिया का, उस इलाके पर जो अधिकार था उसके बड़े भाई गयासुद्दीन का था, और चूंकि वो अपने भाई के प्रति वफादार भी था, इसलिए वो अपनी सत्ता उत्तर पश्चिम की तरफ विस्तार नहीं कर सकता था। उसके सामने सिर्फ एकमात्र ही रास्ता था कि वो दक्षिण पूर्व यानी भारत की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करे, और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। आप देखेंगे कि महमूद गजनवी का यदि जो उद्देश्य अपन देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने का पीछे जो उद्देश्य था वो धन प्राप्त करने का था, परंतु मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण उसने 1175 ईस्वी में किया था, और पहला आक्रमण उसने मुल्तान पर किया। मुल्तान पर उस समय करमाती संप्रदाय के लोगों का शासन था, जो कि शियापन से संबंधित है, और मोहम्मद गोरी सुन्नी था, इसलिए एक दूसरे के मध्य जो टकराव है, कड़वाहट है, उसी का नतीजा था कि उसने मुल्तान पर आक्रमण करके उस पर विजित कर लिया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था कि उसको भारत विजय करने के लिए पंजाब या मुल्तान के माध्यम से ही वो भारत के तरफ बढ़ना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया ताकि वो इस रास्ते से सिंध और सिंध के मार्फत ये गुजरात और मध्य भारत की तरफ अपना राज्य विस्तार करे। इस उद्देश्य से सबसे पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसने उस पर अधिकार कर लिया। मुल्तान के पश्चात उसने सिंध का जो ऊपर वाला इलाका है, जो कि उच्च कहलाता है, उस पर आक्रमण किया और उस पर भी उसने अधिकार कर लिया था। जैसा कि फरिश्ता लिखता है कि इस इलाके में भट्टी राजपूतों का शासन था, और यहाँ के राजा की जो पत्नी थी वो मोहम्मद गोरी के षड्यंत्र में फंस गई और उसने अपने पति की हत्या कर दी, और तत्पश्चात मोहम्मद गोरी ने उच्च पर अपना अधिकार कर लिया था। परंतु फरिश्ता के अलावा किसी भी सोर्स से हमें ये ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। ज्यादातर सोर्स कहते हैं कि इस इलाके पर भी करमाती संप्रदाय के लोगों का ही अधिकार था, यानी इस इलाके पर भी मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके अपना अधिकार 1175 ईस्वी में कर लिया। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने अगला आक्रमण करने का जो निश्चय किया, उसका टारगेट था गुजरात। गुजरात में उस समय चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। मोहम्मद गोरी अपनी सेना लेकर मुल्तान से उससे होता हुआ वो गुजरात की तरफ बढ़ा, गुजरात की कैपिटल अहिलवाड़े की तरफ बढ़ा। तब चालुक्य नरेश मूलराज द्वितीय ने अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने का निश्चय किया, और आबू की तलहटी में दोनों की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में चालुक्य नरेश मूलराज ने मोहम्मद गोरी को परास्त करके उसको यहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। यानी भारत में मोहम्मद गोरी की पहली पराजय गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज द्वितीय के हाथों हुई थी। यहां से पराजय के पश्चात मोहम्मद गोरी वापस अपनी गजनी चला गया, और उसने अपनी जो व्यूह रचना थी उस व्यूह रचना में परिवर्तन किया। क्योंकि पहले उसकी व्यूह रचना थी कि वो मुल्तान उससे गुजरात को विजय करे, गुजरात के बाद वो चौहानों की जो ठिकाना था अजमेर को विजय करने के पश्चात दिल्ली, यानी यहां से वो भारत विजय करने का उसका निश्चय था। परंतु इस असफलता के पश्चात उसने अपनी नीति में वापस परिवर्तन किया और वापस अपना केंद्र उसने पंजाब रखने का निश्चय किया, और उसने 1179 ईस्वी में 79 ईस्वी में पंजाब के एक महत्वपूर्ण शहर पेशावर पर आक्रमण किया और उस पेशावर को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसके पश्चात उसने 1182 ईस्वी में गजनी से अपनी सेना लेकर मुल्तान होते हुए सिंध की तरफ बढ़ता है, और जो लोअर सिंध था, क्योंकि जो उच्च सिंध था, ऊपर वाला सिंध था, उसको वो पहले ही विजित कर चुका था। लोअर सिंध पर उसने आक्रमण किया
और 1182 ईस्वी में उस पर उसने अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने निश्चय किया कि वो पंजाब पर अपना पूर्ण अधिकार करेगा। पंजाब को विजित करने के पश्चात वो भारत के मध्य इलाके यानी दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, जहां चौहानों का राज्य था। तो इस उद्देश्य से उसने 1185 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। क्योंकि पेशावर पहले ही वो जीत चुका था, तो पंजाब के अधिकांश इलाकों पर अधिकार करते हुए उसने पंजाब के एक महत्वपूर्ण दुर्ग सियालकोट पर आक्रमण करके उसको उसने विजित कर लिया था। यहाँ का शासक उस समय जो खुसरो मलिक था, उसने काफी धन दौलत देकर मोहम्मद गोरी को प्रसन्न करने का प्रयास किया था और इसके फलस्वरूप मोहम्मद गोरी वापस अपने इलाके गजनी चला गया था। परंतु उसका जो निश्चय था कि पूर्णतः पंजाब पर अधिकार करना, इसी उद्देश्य से उसने एक साल पश्चात पुनः आक्रमण किया और पंजाब की जो कैपिटल थी लाहौर, उस पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया और एक तरह से उसने पूरे पंजाब पर 1186 ईस्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी उसकी अब सीमाएं एक तरह से देखा जाए तो चौहानों की सीमा तक वो मिलने लगी थी। और इसी क्रम में 1189 के आसपास खत्म होते होते उसने सरहिंद, जो कि चौहानों की अग्रिम चौकी थी, उस पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। और यहां पर उसने अपने एक सेनानायक जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ इस दुर्ग की रक्षा का दायित्व सौंपकर वापिस अपने इलाके गजनी चला गया। जब वो गजनी जा रहा था तभी उसे सूचना मिली कि चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान अपने दिल्ली के सामंत गोविंदराज के साथ सेना लेकर सरहंद की ओर बढ़ रहा है। तब मोहम्मद गोरी वापिस अपनी सेना लेकर सरहंद आता है। सरहंद से वो अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि थर्ड था, उनके मध्य 1191 ईस्वी में तराइन नामक स्थान पर पहला युद्ध होता है। 1191 में तराइन का जो फर्स्ट युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। और इस युद्ध में चौहान सेना ने मोहम्मद गोरी को सेना को परास्त कर दिया और उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया था। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी भी घायल हो गया था। एक खिलजी सैनिक के मदद के कारण वो अपने प्राण बचाकर भागने में सफल हुआ था। यानी मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी हार का उसको सामना करना पड़ा था। यहां से पराजय के पश्चात मोहम्मद गोरी वापस अपने राजधानी गजनी पहुंचता है। परंतु गजनी पहुंचने के पश्चात उसने निश्चय किया कि जब तक वो अपनी हार का बदला नहीं ले लेता तब तक वो चैन सुख से नहीं बैठेगा। और उसने अपनी सेना को वापस संगठित करने का प्रयास किया और 1,20,000 घुड़सवारों की सेना उसने तैयार की और इस पूरी सेना को उसने एक साल तक प्रशिक्षित किया। और उसने देखा कि तहराइन के फर्स्ट युद्ध में उसके हार का जो मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण था कि जो उसकी घुड़सवार सेना थी, उसके जो घोड़े थे, जिन्होंने हाथियों को कभी देखा ही नहीं, उन हाथियों को देखने के पश्चात उसके घोड़े बिदक बिदक कर भाग रहे थे। तो इस समस्या का निदान करने के लिए उसने मिट्टी के हाथी बनवाए और अपने घोड़ों को उन पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी घोड़ों के मन में जो झिझक थी हाथियों के प्रति, उस झिझक को उसने दूर करने का प्रयास किया और अपनी सेना को एक तरह से संगठित करके वापिस एक साल पश्चात अपनी सेना लेकर वापिस उसी मैदान तहराइन में आकर पहुंच जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान को इसकी सूचना मिलती है तो पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना लेकर वापिस तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। और यहां पहुंचने पर मोहम्मद गोरी, जो कि बहुत ही चालाक व्यक्ति भी था, उसने पृथ्वीराज के पास संदेश भिजवाया कि वो स्वयं तो संधि करना चाहता है, परंतु अपने बड़े भाई गयासुद्दीन के कहने के फलस्वरूप वो यहां आया है और वो शीघ्र ही संधि अपने भाई के कहने से कर लेगा। पृथ्वीराज चौहान की सेना इस भ्रम में वहीं ठहरी रही
और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को पूर्णतः से व्यवस्थित करके एक रात्रि में उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। प्रातःकाल जब पृथ्वीराज चौहान की सेना अपने नित्य कार्य में व्यस्त थी, उसी समय मोहम्मद गोरी की सेना ने उसके चारों तरफ से उस पर आक्रमण कर दिया था। चौहान सेना में भगदड़ मच गई थी। किसी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, संगठित किया और गौर सेना का मुकाबला करने का प्रयास भी किया था। परंतु थोड़ी देर बाद जब उसको ये एहसास हो गया कि वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब कहते हैं कि तराइन के मैदान से उसने पलायन कर दिया था। यानी एक तरह से देखा जाए तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था और इस युद्ध में उसका सेनापति खांडेराव भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। पहला जो वृतांत या दृष्टांत या मत की जानकारी हमें तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ से मिलती है, जिसके लेखक मिनाजुल सिराज हैं। उन्होंने लिखा कि इस पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध से पलायन कर रहा था, तब गौर सेना ने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर उसको मौत के घाट उतार दिया। दूसरा जो मत है, जिसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रप्रदाई से मिलती है। चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भी था और सखा भी था, और कहते हैं कि दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। चंद्रप्रदाई अपने ग्रंथ में लिखता है कि इस पराजय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, उसकी दोनों आंखें निकाल दी और उसे बंदी अवस्था में अपने शहर गजनी ले जाता है। जब इसकी सूचना चंद्रप्रदाई को मिलती है तो चंद्रप्रदाई भी गजनी पहुंच जाता है और वहां मोहम्मद गोरी के सामने एक बात बताता है कि पृथ्वीराज चौहान एक विधा को जानता है, यानी शब्द भेदी बाण चलाने की जो विधा है उसमें पृथ्वीराज चौहान पारंगत है। मोहम्मद गोरी ने उसकी विधा को देखने का निश्चय किया और भरे दरबार में जब ये चल रहा था, तब उस समय चंद्रप्रदाई ने अपने एक दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की स्थिति का भान कराया और उस आधार पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाकर मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया और तत्पश्चात दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की छाती में खंजर भोंककर, सीने में खंजर भोंककर आत्महत्या कर ली थी। और वो दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगल अस्त पुराण, तापे बेटो सुल्तान मत चूके चौहान। तो कहते हैं कि इस दोहे के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की स्थिति का पता लगाकर बाण के द्वारा उसकी हत्या कर दी थी। परंतु ये अपने आप में कितना सत्य है, ये पूर्णतः प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी तक जीवित रहता है, तब तक पृथ्वीराज चौहान के जीवित रहने की जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा जो मत है, जिसकी जानकारी हमें ताज मासिर के लेखक हसन निजामी से मिलती है, और वो लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और तत्पश्चात मोहम्मद गोरी के सामंत के रूप में वो अजमेर का शासन करने लगा, अजमेर में। और बाद में पृथ्वीराज चौहान ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह के फलस्वरूप मोहम्मद गोरी उससे नाराज हुआ, उसको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। अब तीनों ही तर्कों में कौन सा अपने आप में महत्वपूर्ण है, कौन सा सही है, ये अभी भी शोध का विषय है। इस विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी मध्य भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि उत्तर भारत में
चौहानों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज्य घेड़वाल राज्य था, जिसका शासक जयचंद था और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। उस पर अधिकार करके भारत पर अपना स्थायी राज्य स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से 1194 ईस्वी में अपनी सेना लेकर वो गजनी से चलता है और कन्नौज की तरफ बढ़ता है। चंदावड़ नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध के प्रारंभिक अवस्था में जयचंद विजय की ओर बढ़ रहा है, परंतु इसी समय उसके आंख में एक तीर लगता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही घेड़वाल वंश की जो सेना थी वो भाग खड़ी होती है और मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में भी विजय प्राप्त होती है। इस विजय के पश्चात उसने 1195-96 ईस्वी में जद्दो भट्टी राजपूत राजाओं के अधिकार क्षेत्र में दो इलाके थे, बयाना और यहां शासन कर रहा था कुमारपाल, उस पर आक्रमण किया, उसको विजित किया। और उसी समय ग्वालियर पर शासन कर रहा था सुलक्ष्मण पाल, उस पर आक्रमण करके उसको विजित करने का प्रयास किया, परंतु जब उसमें वो सफल नहीं हुआ तो मोहम्मद गोरी ने उसके साथ संधि कर ली। संधि करने के पश्चात सुलक्ष्मण पाल ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी ये इलाका भी मोहम्मद गोरी ने अपने अधिकार में कर लिया था। 1203 ईस्वी में उसका बड़ा भाई गयासुद्दीन की मौत हो जाती है। तब मोहम्मद गोरी इस गजनी के साथ साथ गोर इलाका का भी शासक बन जाता है और उसने उपाधि ली थी मोइजुद्दीन महमूद की। और इस के पश्चात उसका भारत पर जो अंतिम आक्रमण होता है वो 1206 ईस्वी में होता है। पंजाब की जो खोकर जाति थी, पंजाब की खोकर जाति, इस खोकर जाति के खिलाफ उसने आक्रमण किया था, क्योंकि जब भी वो भारत पर आक्रमण कर रहा था तब ये खोकर जाति उसके आक्रमण के समय उसकी सेना पर आक्रमण करके उसको काफी क्षति पहुंचाती थी। तो इस जाति के लोगों को दंडित करने के लिए 1206 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण किया और यहाँ की जो खोकर जाति थी, विशेषकर जो नमक की पहाड़ियों में निवास करने वाली थी, उन पर आक्रमण करके उनको उसने पराजित कर दिया था। और पराजित करके जब वो वापस जा रहा था तो झेलम नदी के तट पर इन्हीं खोकरों ने उसको मौत के घाट उतार दिया था।